इस दुनिया में एक दिन ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इतना ज्यादा चमचमा रहा था जितना मैं अपने माँ बाप का नाम भी रोशन नहीं कर पाया। और इस ऋतिक रोशन के पैदा होने के बाद दुनिया में जगह जगह पर अलग अलग तरह की पावर्स के साथ लोग पैदा होने लगे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 80% पॉपुलेशन के पास पावर्स थी जिन्हें कि यहाँ क्वर्क्स कहा जाता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिडोरिया है और नफरत से जिसे कुछ लोग डेकू बुलाते हैं, उसके पास कोई पावर्स नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो हीरो बनना चाहता था। और एक दिन जब वो बिना पावर के अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, ये देखकर दुनिया का नंबर 1 हीरो इंप्रेस हो जाता है और वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और साथ ही उसे अपनी लेजेंडरी पावर्स भी देता है। कहानी की शुरुआत में हम मिडोरिया को देखते हैं जो पावरलेस होने के बावजूद भी कुछ बुली से एक बच्चे को बचा रहा था। लेकिन बिना पावर्स के हीरो की एक्टिंग करता हुआ देखकर वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ इजुकु मिडोरिया स्कूल जा रहा था पर उसके रास्ते में एक विलन था जो कि चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहा था। तभी वहाँ पर एक हीरो जिसका नाम डेथ आर्म्स है वो लोगों को बचाने आ जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर और भी हीरोज आते हैं जो वहाँ पर घेरा बना लेते हैं और एक हीरो उस विलन से लड़ने लगता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने वाला था वहाँ पर एक और हीरो आ जाती है जो उसे लात मार के दूर भगा देते हैं। वहीं उस लड़की के आते ही सभी लड़के कैमरे निकाल के फोटोज खींचने लगते हैं और इस हीरो का नाम माउंट लेडी है। लोगों के पास पावर्स आने की वजह से लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। ऐसे में जो लोग उन्हें रोकने के लिए सामने आए उन्हें हीरोज कहा जाता है। और अब ये बेसिकली सरकारी नौकरी जैसा हो रखा है, यानी अगर कोई हीरो होता है तो उसे दहेज बहुत ज्यादा मिलता है। इजुकु इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीजों के नोट्स बना रहा होता है। जिसके बाद हम उसके स्कूल में जाते हैं। तुम सबको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो मैं भरने के लिए फॉर्म देने वाला था पर मुझे पता है कि तुम सब के सब हीरोज ही बनोगे। तुम सबका एडमिशन तो किसी घटिया हीरो एकेडमी में होगा। मैं यूए में जाने वाला हूँ, बेटा झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। तभी टीचर कहता है कि उसके मार्क्स काफी अच्छे हैं, उसका एडमिशन यूए में हो सकता है। जो सुन के उसका सर और भी ज्यादा चढ़ जाता है। डेकू, तुम भी शायद यूए में जाने वाले हो ना? ये बात सुन के वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और बाकुगो भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी बाकुगो उसके ऊपर हमला कर देता है। अबे ओ कछुए, तेरे पास कोई पावर्स नहीं है फिर भी तू मेरा मुकाबला करना चाहता है? अरे नहीं नहीं बाकुगो, क्या समझ रहा है यार, मैं तो बस हीरो बनना चाहता हूँ, मैं भला तेरे रास्ते में क्यों आऊंगा? लेकिन वो सभी उससे कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, बिना क्वर्क के कोई भी हीरो नहीं बन सकता। जब स्कूल खत्म हो जाता है बाकुगो इजुको की नोटबुक लेता है जिसमें उसने सारे हीरोज के बारे में डिटेल्स लिखी थी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और बाकुगो उसकी सारी मेहनत को जला देता है। इस स्कूल से सिर्फ मैं ही हूँ जो यूए में एडमिशन लेने वाला है। मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? और वो जाते जाते उससे कहता है कि अगर वो हीरो बनना चाहता है तो उसे मर जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अगले जन्म में उसके पास कोई क्वर्क हो। ये सुन के इजुको और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर अपनी जली हुई नोटबुक उठाता है। इसके बाद हम इजुको के बचपन का सीन देखते हैं जो कि जापान के नंबर 1 हीरो ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है और उसने उसकी एक वीडियो 10,000 से भी ज्यादा बार देख रखी है। लेकिन इसमें जब भी वो ऑल माइट को स्माइल के साथ लोगों को बचाते हुए देखता है उसका चेहरा खिल उठता है और वो सोचता है कि एक दिन वो ऑल माइट जैसा ही एक हीरो बनेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं उसे पता लगता है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है, जो सुन के उसे सदमा लगता है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो उसी वीडियो को देख रहा था। मॉम, ऑल माइट स्माइल करते हुए सभी लोगों को बचाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो हर वक्त स्माइल करते रहते हैं। क्या मैं भी उनके जैसा बन पाऊंगा? क्या मैं भी हीरो बन सकता हूँ? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। आपने भी ये नहीं कहा माँ कि मैं हीरो बन सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हीरो बनकर रहूंगा। वो एक टनल से गुजर ही रहा था तभी एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वो किसी हीरो से बचकर भाग रहा है और उसके अंदर छुपना चाहता है ताकि यहाँ से बचकर जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और अपने पंच के शॉकवेव से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वहीं इतनी देर तक सांस ना आने की वजह से इजुको बेहोश हो जाता है। ओए बच्चे, सो रहा है तू? लिटरली जिसे वो बचपन से पूछता आ रहा था उसे अपने सामने देखकर उसकी फट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। तभी वो ऑटोग्राफ लेने के बारे में सोचता है पर ऑल माइट ने पहले ही ऑटोग्राफ दे दिया था। इसके बाद ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है लेकिन डेकू के पास ऐसे कई चीजें थी जो वो उससे पूछना चाहता था। और जब ऑल माइट वहाँ से जाने के लिए छलांग लगाता है वो देखता है कि डेकू उससे चिपक रखा था। ओए बच्चे यार, जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं करते। इजुको कहता है कि अगर वो गिर गया तो मर जाएगा तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऑल माइट के मुंह से खून बाहर आ रहा था। वो इजुको को एक बिल्डिंग पर उतार देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी इजुको उससे पूछता है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है, क्या इसके बावजूद भी वो हीरो बन सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देता उसके शरीर में कुछ होने लगता है। मैं भी बचपन से ही आपकी तरह एक हीरो बनना चाहता था। हैं?
आप कौन है? वहीं दूसरी तरफ जिस मॉन्स्टर को ऑल माइट ने हराया था उसने उसे एक बोतल में बंद कर दिया था। बाकुगो अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था और इसके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा कीड़ा है और वो बिना देखे उसे लात मार देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बोतल से बाहर आ जाता है। वहीं बाकुगो अभी भी गुस्सा था क्योंकि इजुको बिना क्वर्क के भी एक हीरो बनना चाहता है। तभी वो विलन वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ऑल माइट को ऐसे देखकर इजुको को लगता है कि वो कोई बहरूपिया है। ऐसी बात नहीं है। मैं ही ऑल माइट हूँ। मेरी बॉडी वैसी तब दिखती है जब मैं खुद को फ्लेक्स करता हूँ। ये सब सुन के इजुको सदमे में चला जाता है और ऑल माइट उससे कहता है कि वो उसकी सच्चाई को किसी को ना बताए, जिसके बाद वो अपनी एक चोट दिखाता है जो 5 साल पहले एक विलन से लड़ते हुए उसे लगी थी। इसकी वजह से उसके कई सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और इसी की वजह से वो एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही हीरो बन सकता है। हीरोज दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बिना किसी कोर के हीरो बन सकते हो, पर अगर तुम लोगों की मदद ही करना चाहते हो तो तुम एक ऑफिसर बन सकते हो। हमें सपने अपनी सच्चाई को देखकर देखने चाहिए। ऑल माइट उस मॉन्स्टर को पुलिस स्टेशन में देने जा रहा था, पर वो देखता है कि वो बोतल उसके पास है ही नहीं। तभी दूर में उसे एक धमाका दिखता है और वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वहीं उस धमाके को देखकर इजुको भी उसकी तरफ जाने लगता है, पर जैसे ही उसे ऑल माइट की बात याद आती है वो खुद को रोक देता है। दूसरी तरफ ऑल माइट एक्सप्लोजन की जगह पर पहुंच जाता है जहां उस विलन ने बाकुगो को पकड़ के रखा था। वहां कुछ हीरोज भी उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन वो उस विलन के आगे नहीं टिक पाते। वो पहले तो उन्हें अपनी बॉडी का यूज करके पकड़ता है, फिर दूर उठा के फेंक देता है। तभी बाकुगो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को उससे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उन धमाकों से विलन का कुछ भी नहीं बिगड़ता और अब वो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो उसकी ताकत को यूज कर सके। वहाँ माउंट लेडी भी आने लगती है, लेकिन उसके फिट होने के लिए वहाँ जगह नहीं थी, तो कामुई बाकुगो के दोस्तों को बचा लेता है और एक हीरो वहाँ की आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन बद से बदतर ही होती जा रही थी। वहाँ पर ऑल माइट भी पहुंच जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपनी लिमिट पर था उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं इजुको बिना सोचे समझे आगे चल रहा था और अब क्योंकि उसके फेवरेट हीरो ने भी ये कह दिया है कि बिना पावर्स की कोई हीरो नहीं बन सकता, तो वो अब काफी दुखी दिख रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि ना चाहते हुए भी वो उसी एक्सप्लोजन की जगह पर आ चुका है। तभी सामने वो उसी विलन को देखता है। ऑल माइट भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और इजुको इन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, तो उससे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो उस मॉन्स्टर से बाकुगो को बचाने के लिए अकेला ही अंदर दौड़ जाता है। वो किसी तरह बाकुगो को उस विलन से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। बाकुगो उससे पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन ये उसे भी नहीं पता था। उसका शरीर अपने आप उसे यहाँ पर ले आया। तभी जब वो विलन उसके ऊपर हमला करने जाता है, ऑल माइट आकर उसे बचा लेता है। वहीं अपने लिमिट से ज्यादा पावर यूज करने की वजह से ऑल माइट की हालत और खराब हो रही थी, पर फिर भी वो एक जोरदार पंच मारकर उस विलन को हरा देता है। उसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहां पर एक साइक्लोन आ जाता है और वहां मौजूद सभी हीरोज देखते हैं कि उसने एक पंच से ही यहाँ के पूरे वेदर को चेंज कर दिया था। इसके बाद सारा प्रशासन आकर सारे माहौल को संभालता है और हीरोज ऐसे पागलों की तरह आगे जाने के लिए इजुको को डांट लगा रहे थे, लेकिन बाकी हीरोज बाकुगो के कोर की तारीफ कर रहे थे। शाम को वापस जाते हुए इजुको सोच रहा था कि वो ऑल माइट से माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर बाकुगो आ जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, मैं सब कुछ संभाल सकता था, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इजुको भी सोचता है कि वो सच कह रहा है, उसके वहां जाने से कुछ भी नहीं बदला और अब उसे सच्चाई को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। अभी तो आप रिपोर्टर्स के पास थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? रिपोर्टर्स से बचना तो मेरे लिए आम बात है, तुम भूल गए मैं ऑल माइट हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हें देखकर ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, इसके लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। अब समय आ चुका है कि मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करूँ। जितने भी टॉप हीरोज हैं उनकी कहानी में एक चीज कॉमन होती है, जब कोई मुसीबत में था उनकी बॉडी अपने आप ही उन्हें बचाने चली गई। वहीं ये सब सुनकर इजुको रोने लगता है और सोचने लगता है कि जो शब्द वो अपनी मॉम से सुनना चाहता था वो कभी उन्होंने कही ही नहीं। इजुको, तुम हीरो बन सकते हो, तुम में वो काबिलियत है कि तुम मेरी ताकत ले सको। ये सुन के इजुको कंफ्यूज हो जाता है। अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें मेरी पावर्स को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। वहीं डेकू अब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज्ड था, तो ऑल माइट उसे बताता है कि बाकियों की तरह उसकी पावर्स खुद की नहीं है, उसे भी किसी ने ये ताकत दी है। पर इससे उस बेचारे का दिमाग और भी ज्यादा घूमने लगता है और वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर रहा था। तुम बकवास करना बंद करो, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। मेरी ताकत ये है कि मैं अपनी कोर को किसी को भी दे सकता हूँ और इसका नाम है ऑल फॉर वन। ये ताकत बहुत
समय से पास ऑन होती आ रही है और हर नए यूजर के साथ इसकी ताकत बढ़ती जाती है। पर आप ये मुझे क्यों देना चाहते हैं? शायद कोई और मुझसे बेहतर इसका इस्तेमाल कर पाएगा। ऑल माइट कहता है कि वो बहुत समय से अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था और जब वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने चला गया, उसे तभी यकीन हो गया कि वो उसके सक्सेसर बनने लायक है। ये सुन के वो इमोशनल हो जाता है और उसकी ताकत को इनहेरिट करने के लिए मान जाता है, लेकिन ऐसे ही उसे पावर नहीं मिलने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह ऑल माइट उसकी ट्रेनिंग करा रहा है, पर फ्रिज के साथ साथ वो 255 किलो का आदमी भी उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो वो बेचारा उसे खींच नहीं पाता। वो ऑल माइट से पूछता है कि उन्होंने इतना सारा कचरा क्यों इकट्ठा किया है। ये सब कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि तुम अभी बिल्कुल ही यूजलेस हो। पर आपने तो कहा था कि मैं लायक हूँ। हाँ, तुम्हारा दिल उसके लायक है, शरीर नहीं। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर रहा तो मेरी पावर्स की वजह से वो फट सकता है। यानी सबसे पहले उसे अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। इज़ुकू, तुम्हें इस कचरे को साफ करना है और ये तुम्हारा हीरो बनने के सफर में पहला कदम होगा। हैं? इतने सारे कचरे को उठाना मेरा पहला कदम है। यूए हाई का एंट्रेंस एग्जाम 10 महीनों बाद होने वाला है, यानी तब तक उसे अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होगा और इसके लिए ऑल माइट ने ट्रेनिंग प्लान भी बनाया है, जिसके बाद इज़ुकू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो एक बड़ी सी लोहे की अलमारी को खींचता है, जिसके बाद वो टायर के साथ ट्रेनिंग करता है। वहीं इतनी सारी ट्रेनिंग करने की वजह से वो स्कूल अधमरी हालत में जाता है, जिसके बाद वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने लगता है, पर उसकी बड़बड़ की वजह से पूरी क्लास परेशान हो जाती है। इसके बाद स्कूल से आने के बाद वो फिर से ऑल माइट के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, पर ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा खाना भी जरूरी है, तो वो अपनी मॉम को अपना डाइट प्लान देता है और मोमोज को छोड़कर सिर्फ अच्छे अच्छे खाने पर ध्यान देता है। जिसके बाद उसके दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। वो रात में पढ़ाई करता है, दिन भर ट्रेनिंग जाता है और उसके बाद स्कूल जाता है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वो रात में भी ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वो ट्रेनिंग को एक दिन भी नहीं छोड़ता और धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो 255 किलो के ऑल माइट को भी उठा सकता है। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है। ऑल माइट कहता है कि वो ट्रेनिंग प्लान उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा फालतू ट्रेनिंग करके उसका असर उल्टा कर दिया है। इज़ुकू किसी तरह फिर से उठने की कोशिश करता है, तभी ऑल माइट को याद आता है कि उसने कहा था कि वो भी अपने चेहरे पर स्माइल रख के लोगों को बचाना चाहता है, बिल्कुल उसी की तरह। तुम फिक्र मत करो बच्चे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं और ऑल माइट देखता है कि इज़ुकू ने सारे कचरे को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया था और वो बीच बिल्कुल ही साफ सुथरा हो चुका है। थकावट की वजह से इज़ुकू नीचे गिरने लगता है, पर ऐन वक्त पर ऑल माइट उसे कैच कर लेता है। देख रहे हो तुम, 10 महीने में ही तुम्हारी बॉडी में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। अब तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने एक बाल को तोड़ता है। ये लो बच्चे, इसे खा जाओ। उसके बाल को देखकर उसका चेहरा ही बन जाता है। ऑल माइट कहता है कि उसकी पावर को इनहेरिट करने के लिए उसका डीएनए इज़ुकी की बॉडी में जाना जरूरी है और वो उसे जबरदस्ती उसे खिला देता है। इसके बाद वो उसी दिन यूए में एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाता है और उस बाल के बारे में सोचकर अभी भी उसे उल्टी आ रही थी और उसने अभी तक उसकी पावर्स को टेस्ट भी नहीं किया है। मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे इज़ुकू साइड हो जाता है और वो कहता है कि उस दिन के इंसिडेंट के बाद से बाकुगो ने कभी उसे बुली नहीं किया। अब मेरे पास भी एक क्वर्क है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हीरो बनकर रहूंगा। मैं नल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी चाहता है कि मैं पास ना हूँ, मुझे माफ कर दो ऑल माइट। हे भगवान, कितनी देर से गिर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है। लेकिन वो गिरता नहीं बल्कि हवा में फ्लोट करने लगता है और वो सब कुछ इस लड़की के क्वर्क की वजह से था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उससे बात की थी, जिसके शौक से उबरने में उससे थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसके बाद वो सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ एक टीचर उन्हें बता रहा था कि एग्जाम कैसे काम करने वाला है। उन सभी को एक एक बैटल एरिया में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ रोबोटिक मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी के हिसाब से उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। वो जितने ज्यादा विलन्स को हराएंगे उन्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो किसी और पार्टिसिपेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और पूछता है कि यहाँ 4 तरह के विलन्स दिखाए गए हैं पर उन्होंने सिर्फ 3 के बारे में बताया है। वो टीचर बताता है कि उस विलन को हराने पर उन्हें 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इसे हराना मुश्किल तो नहीं है पर हराने का कुछ फायदा भी नहीं है, तो भागना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं जहाँ इज़ुकू बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी उससे सामने वही लड़की दिखती है जिसका नाम ओचाको उराराका है। वो उससे बात करने जा ही रहा था, तभी इशिदा उसे रोक देता है। तुम उससे परेशान करने मत जाओ, वो अभी फोकस कर रही है। तभी टीचर एग्जाम को शुरू कर देता है और इज़ुकू के कुछ सोचने से पहले ही सभी लोग अंदर भागने लगते हैं। वहीं पास के सीन में हम देखते हैं कि बाल खाने के बाद भी इज़ुकू को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो ऑल माइट ने उससे कहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट अपनी नाभि से उस रोबोट को मार देता है। उसका ध्यान बटाने के लिए शुक्रिया, और फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ
सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, लेकिन इजुको को कोई विलन मिल ही नहीं रहा था। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स आसानी से कई सारे विलन्स को हरा चुके थे। तभी ओचाको अपनी पावर्स का यूज करके इन विलन्स को हवा में उड़ाती है और फिर उन्हें डीएक्टिवेट करके सीधा जमीन पर दे मारती है। ऐसे करते हुए उसने 28 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। बाकी स्टूडेंट्स रोबोट्स को हराए जा रहे थे और अब इजुको को डर लगने लगा था कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तभी कंट्रोल रूम में कुछ डिस्कस करने के बाद वो एक बटन को दबा देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम साइट पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट है जिसको हराने के उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। उस रोबोट को देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डर के मारे इजुको वहां से भाग नहीं पाता। पर ये देखकर भी कोई उसकी मदद नहीं करता। वहीं वो सोचने लगता है कि क्या उसकी सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तभी उसकी नजर ओचाको पर जाती है, जो कि मलबे के नीचे फंस चुकी है। ये देखकर इजुको बिना कुछ सोचे समझे उस विलन की तरफ जाने लगता है, जिस दौरान उसकी पावर्स भी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। वो जंप करके एक मुक्के में ही उस रोबोट को हरा देता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ऑल माइट स्माइल करता है। यही होती है असली हीरो की पहचान। तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है और अब डेकू सीधा जमीन की तरफ गिर रहा था और अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वन फॉर ऑल की ताकत यूज करने की वजह से उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और उसका एक हाथ भी, यानी उसकी बॉडी अभी उसे यूज करने के लिए रेडी नहीं है। वो सोचता है कि वो अपने बचे खुचे हाथ का यूज करके किसी तरह जमीन पर उतर जाएगा। तभी उसे ओचाको चाटा मारकर अपनी पावर से बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसे उल्टी होने लगती है। मैं सही सलामत उतर गया हूँ, अब मैं पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है, जो सुन के इजुको दुखी हो जाता है। तभी सारे स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उसने एक पंच में ही उस रोबोट को हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडा वो चीज नोटिस करता है जो सब कुछ भूल रहे थे। अभी तक उसके पास एक भी पॉइंट नहीं था, पर उसने उस लड़की की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वैसे अगर एग्जाम ना होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तभी वहां पर एक छोटी सी दादी आती है, जो आते ही डेकू को सर पर किस देती है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, पर ये उसका क्वर्क था, जिसकी मदद से वो इजुको को हील कर देती है। वहीं इतना घटिया परफॉर्म करने की वजह से इजुको उसी की टेंशन में बैठा था, जिसकी वजह से उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और वो बेचारा टेंशन में ही एक्सरसाइज करने लगता है। तभी भागती हुई उसकी माँ आती है और उसे एक लेटर दिखाती है। उसे खोलने के लिए इजुको अपने रूम में चला जाता है। उसे यकीन है कि वो इसमें फेल ही हुआ होगा, पर किसी तरह वो हिम्मत करके उसे खोलता है। उसके अंदर से एक डिवाइस बाहर आता है, जिसमें ऑल माइट की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो उसे बताता है कि वो एग्जाम में पास हो चुका है, जो सुन के इजुको कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद उसे एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें ओचाको टीचर के पास जाकर कह रही थी कि इजुको सिर्फ उसी को बचाने के चक्कर में पास नहीं हो पाया, तो वो उसके पॉइंट्स उसे दे दे। पर तुम्हारे पास होने की ये वजह नहीं है। इस एग्जाम में रेस्क्यू पॉइंट्स भी होते हैं और इसी वजह से तुम्हें 60 पॉइंट्स मिले हैं। इजुको, यूए हाई में तुम्हारा स्वागत है। ये सब देखकर इजुको इमोशनल हो जाता है और उसे अपना सपना सच होता हुआ दिख रहा था। दूसरी तरफ सारे एग्जामिनर्स बाकुगो की बात कर रहे थे, क्योंकि वो बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट्स के ही नंबर 1 पर था और इजुको बिल्कुल उसका उल्टा है, जिसने एक भी विलन को नहीं मारा और सिर्फ उसके पास रेस्क्यू के पॉइंट हैं। इसके बाद रात को इजुको ऑल माइट से मिलने जाता है, जहां ऑल माइट उससे कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो उसे ट्रेन कर रहा है। मेरी बॉडी तो आपकी ताकत को हैंडल ही नहीं कर पाई, अब हम क्या करेंगे? मैंने जो तुम्हें दिया है वो छोटी सी आग है, उसे धीरे धीरे एक पूरी मशाल बनने में समय लगेगा और तब तक तुम्हें ट्रेनिंग करती रहनी होगी। अगले दिन वो यूए में जाता है, पर जैसे ही वो क्लास में जाता है वो देखता है कि ईडा और बाकुगो लड़ रहे हैं। तभी उसके पीछे से ओचाको आ जाती है, जो कि उससे बात करने लगती है, जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है। तभी वहाँ स्लीपिंग बैग में एक बंदा आता है। तुम सभी को समय की कदर नहीं है क्या? ये कोई टाइम है आने का? उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसका नाम आइजावा है और वो उनका टीचर है, जो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ जाएं। जिसके बाद वो सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां आइजावा उन्हें सॉफ्ट बॉल थ्रो करने को कहता है और सबसे पहले बारी बाकुगो की थी। बाकुगो जब अपनी पावर्स का यूज करके बॉल को थ्रो करता है, वो 705 मीटर दूर जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। तुम सबको ये कोई खेल लग रहा है? यहाँ पर 3 साल तक तुम्हारी हीरो बनने की ट्रेनिंग चलेगी और आज तुम्हारे 8 टेस्ट होने हैं। जो भी सबसे लास्ट में होगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और सबसे ज्यादा इजुको डरा हुआ था, क्योंकि या तो 100% पे या 0% पे वो अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। इसके बाद उनका पहला टेस्ट होना था, जिसमें 50 मीटर की डैश रेस है, जिसमें ईडा आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उसके कोर की वजह से उसके पैरों में इंजन लगा है। इसके बाद वो चाकू की बारी थी, जिसकी पावर 0 ग्रेविटी है, यानी वो किसी भी चीज को छूकर उसकी ग्रेविटी को खत्म कर सकती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके
करके रेस को जीत जाती है। इसके अगले टेस्ट में युगा अपनी लेजर का यूज करके भागने लगता है, पर वो लगातार अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। ऊपर से अगर वो ज्यादा लेजर चलाता है तो उसका पेट भी खराब हो जाता है। अगला मैच बाकुगो और इजुकु का होना था। बाकुगो अपने पसीने को एक्सप्लोड कर सकता है, जिसकी मदद से वो इस रेस को आसानी से जीत जाता है, लेकिन डर के मारे इजुकु अपनी पावर्स को यूज नहीं करता। वहीं पास के सीन में हम देखते हैं ऑल माइट उससे कह रहे थे कि अगर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे उन्हें फील करना होगा। इसके बाद ग्रिप टेस्ट में वो अपनी पावर्स को यूज करना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता। लॉन्ग जंप में भी वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। इसके बाद जब फिर से बॉल को थ्रो करना था, उचाको अपनी पावर्स का यूज करके उसे सीधा अंतरिक्ष में भेज देती है। जिसके बाद इजुकी की बारी थी, पर वो जब अपनी पावर्स का यूज करके थ्रो करने वाला था, आइजावा अपनी क्वर्क का उसके ऊपर यूज करता है, जिससे उसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती। तुम अपनी पावर्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। उसे देखकर इजुको पहचान जाता है कि वो हीरो इरेजर हेड है, जो किसी को भी देखकर उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। तुमने अगर अपनी पावर्स का यूज किया तो फिर से हड्डियां तोड़कर बैठ जाओगे। ऐसे में तो तुम बैटलफील्ड में सिर्फ दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। अब मैं डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद इजुको बॉल को थ्रो करने का डिसाइड करता है, और इस बार वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए सिर्फ एक उंगली में लगाता है, जिसकी वजह से वो बॉल बहुत दूर जाती है। देखा आपने सनसे, अभी तक मैं खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके कंट्रोल को देखकर ऑल माइट भी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा शौक बाकुगो को लगा था, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, तो वो अचानक से ही इतना ताकतवर कैसे हो गया। और वो अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए गुस्से में इजुको की तरफ जाने लगता है, लेकिन आइजावा उसे रोक देता है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद आइजावा उन सभी को उनके रिजल्ट दिखाता है, जिसमें इजुको सबसे लास्ट में था। लगता है मेरा सपना यहीं तक था। मैं ऑल माइट से माफी मांग लूंगा, उन्हें बोल दूंगा कि वो कोई और इनहेरिटर ढूंढ ले। इजुको, अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और आइजावा इजुको को उसी बुढ़िया के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने को कहता है। तुमने पिछली बार पूरी क्लास को ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन तुमने इजुको को बाहर नहीं निकाला, यानी तुम भी उसमें पोटेंशियल देखते हो, है ना? तुम भी से क्या मतलब है, उसमें बस थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल है। वैसे भी जब कोई अपने सपने को सच नहीं कर पाता, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वापस जाते हुए उसे ईडा मिलता है, जो कि उसकी उंगली के बारे में पूछता है। इजुको बताता है कि बुढ़िया ने इसे ठीक कर दिया है, पर क्योंकि पावर्स यूज करने पर एनर्जी यूज होती है, उसे बहुत ही तेज भूख लगी है। तभी वहाँ पर उचाको आती है, जो इजुको को डेकु कहकर बुला रही थी, क्योंकि कल गुस्से में बाकुगो ने उसे यही बुलाया था। बाकुगो ये नाम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाता है, ये मेरा असली नाम नहीं है। उचाको कहती है कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। ये सुन के वो शर्मा जाता है। तुम कहती हो तो ये हीरो जैसा ही है। लेकिन अगले दिन उनका असली एग्जाम शुरू होना था। दोपहर में उनकी क्लास लेने के लिए ऑल माइट आता है और उन्हें बताता है कि उनकी पावर्स के हिसाब से उन सभी की कॉस्ट्यूम्स बना दी गई हैं। जिसके बाद वो एरिना में सभी बच्चों का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आ जाते हैं, और ये सारे कॉस्ट्यूम्स जो उन बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त डिटेल्स दी थी, उसके बेसिस पर बनाई गई हैं। इसके बाद हम 3 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। इजुको ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, तो उसने अपने कोक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बारे में वो ऑल माइट को फोन करता है, जो उसे बताता है कि वो अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, पर असल में वो एक जंपसूट था। उसकी मॉम कहती है कि एक दिन उसने उसकी नोटबुक में ये ड्राइंग देखी थी, और क्योंकि उसने अभी तक हार नहीं मानी है, तो वो उसे सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करेगी, जो भी उसके बस में होगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम के बनाए हुए कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर ओचाको उसकी तरफ जाने लगती है, पर ओचाको की ड्रेस की फिटिंग की वजह से वो उसे देखकर शर्मा जाता है। तभी ऑल माइट नोटिस करता है कि डेकू का कॉस्ट्यूम बिल्कुल उसी के जैसा है। इसके बाद वो उन सभी को टेस्ट के बारे में बताने लगता है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा होने वाला है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में विलन्स के पास न्यूक्लियर वेपन है। हीरोज को उन्हें जाकर हराना है और न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में लेना है। वहीं विलन्स को अपने न्यूक्लियर वेपन को उनसे बचा कर रखना है, या फिर वो हीरोज को पकड़ सकते हैं। लॉर्ड्स के हिसाब से सबसे पहले उन्हें 2-2 की टीम में बांट दिया जाता है। टीम ए में ओचाको और डेकू होते हैं। जिसके बाद ये लॉट निकलता है कि कौन सी टीम विलन बनेगी और कौन सी हीरो। टीम ए का सामना डी से होना था, जो कि विलन बन रहे हैं, और टीम डी के मेंबर्स हैं बाकुगो और ईडा। जिसके बाद ऑल माइट के साथ बाकी सभी बच्चे मॉनिटर रूम में चले जाते हैं। ये अनाउंस होते ही बाकुगो उसे घूरता ही जाता है, जिससे पहले तो वो नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर डेकू उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है, जिससे कि वो हैरान हो जाता है। वहीं बाकुगो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने सालों से डेकू ने अपने क्वर्क को उससे छुपा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मैप को मेमोराइज कर रहे थे। जिसके बाद ऑल माइट के सिग्नल पर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां डेकू प्लान बना ही रहा था। तभी वहां पर बाकुगो पहुंच जाता है, जो कि आते ही उसके ऊपर हमला कर
देता है। डेकू कहता है कि उसे पता था कि वो उसके लिए यहाँ आने वाला है, जिसके बाद बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन इस बार डेकू उसे पकड़ लेता है और जब बाकुगो दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला करने जाता है वो बिना अपने कोअक का यूज किए उसे जमीन पर पटक देता है। मैंने ये सब कुछ बचपन से ही हीरोज को देखकर सीखा है। तुम मुझे डेकू बुला सकते हो, लेकिन अब वो कोई मजाक नहीं बल्कि एक हीरो का नाम है। ये सब सुन के बाकुगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब बाकुगो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे एरिया में जा रहा था जहाँ जाना मना है, और इस समय में इजुको को बाकुगो बड़ा कूल लगता है, पर जब उसने अपनी पावर्स को अवेकन किया वो लोगों को बुली करने लगा। वहीं प्रेजेंट में ईडा बाकुगो से बात करने की कोशिश करता है, पर गुस्से के मारे बाकुगो फोन ही काट देता है। वहीं मॉनिटर रूम में एक डिवाइस की मदद से ऑल माइट उनकी सारी बातें सुन पा रहा था, जिसके बाद बाकुगो फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो कैप्चर टेप का यूज करके बाकुगो के पैर को बांधने लगता है, जिससे अगर उसने उसे बांध दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर किसी तरह बाकुगो उससे बच जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर बाहर स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। तभी डेकू उससे लड़ने की जगह साइड में जाकर छुप जाता है, जिसकी वजह से बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बाहर आने को कहता है। वहीं डेकू अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उन दोनों के कोअक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले उन दोनों को अलग करेंगे और फिर जब वो चाको ईडा तक पहुंच जाएगी वो छुप के उसके पास चला जाएगा और वो दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। इसके बाद हम उन दोनों के बचपन का सीन देखते हैं जहां बाकुगो बॉल से बड़े अच्छे से खेल पाता है, पर डेकू कुछ भी नहीं कर पाता, और इसी दिन बाकुगो ने उसका नाम डेकू रख दिया, जिसका मतलब निकम्मा और नकारा है। आगे जब वो पानी पर पत्थर फेंकता है वो काफी दूर तक जाती है, लेकिन डेकू फिर से कुछ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद जब बाकुगो ने अपनी पावर्स को अवेकन किया सभी लोग उससे इंप्रेस हो गए और टीचर्स भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, और तब से ही उसे लगने लगा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है। इजुको को वो बड़ा क्यूल लगता था और वो भी अपने कोअक के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद सभी को पता लगता है कि उसके पास तो कोई कोअक है ही नहीं, जो देखकर बाकुगो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक दिन बाकुगो नदी में गिर जाता है, पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो बाकुगो है, उसे इतने से क्या ही होगा। तुम लोग सच कह रहे हो, इतने से मुझे क्या होगा। बाकुगो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। लेकिन बाकुगो को ये चीज पसंद नहीं आती और उस दिन भी इजुको ही उसे बचाने आया था। मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ चाको ईडा तक पहुंच जाती है। मुझे हीरो बनने के लिए विलन बनना ही होगा, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। उसकी ऐसी बड़बड़ सुनकर चाको हंसने लगती है, लेकिन इसकी वजह से ईडा को उसके होने का पता लग जाता है। तुम अपनी पावर से चीजों को उड़ा सकती हो ना, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ खाली कर दिया है और तुम हार चुकी हो। इसके बाद वो चाको इजुको को सब कुछ बता देती है और अब उनके पास सिर्फ 6 मिनट का समय ही बचा है, लेकिन तभी बाकुगो उसके पास पहुंच जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने कोअक का बिना यूज किए मुझसे जीत सकते हो? लेकिन इजुको उसके सामने डट के खड़ा था और वो कहता है कि वो उससे नहीं डरता। बाकुगो का कॉस्ट्यूम इस तरह से बनाया हुआ है कि उसका पसीना उस ग्रेनेड में इकट्ठा होता है, जिसकी मदद से वो एक पावरफुल हमला कर सकता है, लेकिन ऑल माइट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे इजुको की जान भी जा सकती है। पर बाकुगो कहता है कि ऐसा नहीं होगा और वो उस ग्रेनेड के पिन को खींच देता है। वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बिल्डिंग का निचला हिस्सा ही गायब हो जाता है, जिससे किसी तरह डेकू बच तो जाता है, पर अब उसकी डर के मारे बुरी हालत थी। वहीं धमाके की आवाज सुनकर ईडा पूछने लगता है कि वहाँ चल क्या रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर वो चाको अपनी पावर्स को यूज करके वेपन की तरफ जाने लगती है, पर ईडा उसे रोकने की जगह वेपन को ही लेकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेकू बाकुगो से लड़ने की जगह वो चाको से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तुमने उस अटैक का फिर से इस्तेमाल किया तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि एक असली विलन अगर ऐसा करेगा तो उसकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। तो बाकुगो उसके ऊपर गुस्से में हमला करने जाता है। डेकू के पास डॉज करने का मौका नहीं था तो उस पर अटैक करने जाता है, पर बाकू अपनी एक्सप्लोजन का यूज करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और डेकू के पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं कि बाकुगो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज कर सकता है। वहीं बाकुगो उसकी कुटाई करे जा रहा था, किसी तरह वो उससे बचकर दूर जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर हो और हमेशा से ही मुझसे बेहतर रहे हो, पर इसीलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माइट सोचने लगता है कि उसे एग्जाम को रोक देना चाहिए, तभी डेकू चाकू से कुछ कहता है और वो एक पिलर को पकड़ लेती है। वहीं डेकू बाकुगो के ऊपर हमला करने की जगह अपने पंच को छत की तरफ मोड़ देता है, जिसका शॉकवेव इतना ज्यादा ताकतवर था कि नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग में छेद हो जाता है और अब वो चाकू को फ्लोट करने के लिए चीजें मिल चुकी थी। इन सभी का यूज करते हुए वो चाकू उड़ती उड़ती वेपन तक पहुंच जाती है और अब क्योंकि वो वेपन से चिपक चुकी थी, हीरोज इस मैच
को जीत चुके हैं। तुमने मुझे ट्रिक किया। मेरी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती, तो मेरे पास यही और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि हीरोज जीत चुके हैं। जिसके बाद डेकू को स्ट्रेचर पर वहां से ले जाया जाता है। उसने कहा कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या अगर वो कंट्रोल कर पाता तो वो मुझे हरा देता। तभी उसके पास ऑल माइट आ जाता है और उन्हें डिस्कशन करने के लिए अपने साथ बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि इस मैच का MVP ईडा है। जो सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक लड़की जिसका नाम मोमो है वो उन्हें बताती है कि सिर्फ ईडा ही था जो अपने रोल को निभा रहा था। बाकुगो गुस्से में बस डेकू के पीछे पड़ा था और डेकू का प्लान इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचा और वो चाको अकेली कुछ भी नहीं कर पाई। अगर वो न्यूक्लियर वेपन असली होता तो वो इतनी तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं मचाते। यानी इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ईडा की ही हुई है। इसके बाद अगले मैच की बारी थी जिसमें हीरो टीम में टोडोरोकी और मीजो हैं। दूसरी तरफ विलन की टीम में माशिरा और टोरू हैं, जिनमें से एक की बस पूंछ बड़ी है और दूसरी इनविजिबल है। मीजो अपने कोक से अपने आर्म्स पर किसी भी बॉडी पार्ट को उगा सकता है और वो उन्हें सुनकर टोडोरोकी को उनकी लोकेशन बता देता है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके पूरी बिल्डिंग को ही जमा देता है। जिसके बाद शोटो उस रूम में पहुंच जाता है। तुम्हें बिना जूतों के मुझसे नहीं लड़ना चाहिए। और वो टहलता टहलता उस वेपन को छू लेता है और हमें पता चलता है कि उसका क्वर्क हाफ हॉट और हाफ कोल्ड है। उसकी ताकत को देखकर बाकुगो हैरान हो जाता है और बाकी सब लोग तो ठंड में कपकपा रहे थे। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तुम सब ने आज बहुत अच्छा किया, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। आगे के लिए तुम सभी को गुड लक। अब मैं मिडोरिया को देखने चलता हूँ, लगता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वहीं जाते जाते वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इन्फर्मरी में पहुंचते पहुंचते वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है, पर तुम्हें इसे घायल होने नहीं देना चाहिए। ये 3 बार घायल हो चुका है, इसकी वजह से इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके पैशन को देखकर मैं मैच को रोक ही नहीं पाया और अब चिल्ला चिल्ला के वन फॉर ऑल के बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद उसकी मरहम पट्टी करके रिकवरी गर्ल उसे वापस भेज देती है। जब वो क्लासरूम में एंटर होता है सभी स्टूडेंट्स उसकी लड़ाई की तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स इजुकू को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वहाँ पर वो चाको पहुंच जाती है और इजुकू को देखते ही उसका हालचाल पूछने जाती है। मैं पहले से काफी ठीक हूँ। तभी वो देखता है कि क्लास में बाकुगो है ही नहीं और उससे पता चलता है कि बाकुगो बिना किसी से कुछ कहे अपने घर के लिए वापस चला गया। तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसे बाकुगो वहाँ से जाता हुआ दिखता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? इजुकू उसे बता देता है कि उसे ये पावर्स किसी और से मिली है, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे ये किसने दी है। मैं अभी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिना इसका यूज किए तुमसे लड़ रहा था, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे इसका यूज करना ही पड़ा। पर जब मैं इस पावर को अपना बना लूंगा मैं तुम्हें इससे जरूर हराऊंगा। अरे बाप रे, क्या क्या बोल दिया मैंने। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें पावर्स किसी और ने दी हैं। मेरा कितना मजाक उड़ाना चाहते हो तुम पहले ही मुझे हरा चुके हो और अब कितनी बेइज्जती करना चाहते हो। मैं सिर्फ ट्रेनिंग एग्जाम में ही फर्स्ट आया, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैंने उस लड़के को देखा मुझे लगा मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। ऊपर से उस लड़की ने जो कहा वो सब कुछ सच कह रही थी। अपनी जीत को एंजॉय कर लो डेकू, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है। वो उससे बातें करके उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसके ऊपर भी भड़क जाता है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है कि ऑल माइट ने इस हीरो अकेडमी को ज्वाइन कर लिया है और ये सब कुछ विलन्स को भी पता लग चुका है। अगले दिन स्कूल रिपोर्टर से घिरा हुआ था जो सभी स्टूडेंट से इसके बारे में जानना चाहते थे। तभी वहाँ पर आइजावा आ जाता है जो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये सो कॉल्ड 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से स्कूल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसका साथी उसे बताता है कि जो भी बिना आईडी के अंदर जाने की कोशिश करता है सिक्योरिटी सिस्टम उसे बाहर ही रोक देता है। वहीं ये सारी चीजें बाहर खड़ा होकर शिगराकी भी देख रहा था जो कि एक विलन है। वहीं क्लासरूम में आइजावा उसी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। वो डेकू से कहते हैं कि क्या वो यही कर सकता है, हर मैच में अपने हाथ पैर तोड़ना। तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। मुझे यकीन है कि प्रैक्टिस के साथ तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुन के इजुकू खुश हो जाता है। तुम्हारा अगला टास्क तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कल जैसा ही कुछ होने वाला है, पर तभी आइजावा बताता है कि उन्हें अपने क्लास का प्रेसिडेंट चुनना है। ये सुनते ही क्लास रैप के लिए सभी लोग अपने हाथ खड़े करने लगते हैं, क्योंकि जो भी क्लास रैप होता है एजेंसीज उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनमें लीडर बनने की क्वालिटीज होती हैं। तभी ईडा सबको शांत कराता है और कहता है कि उन्हें वोट करके रैप को चुनना चाहिए। बाकी बोलते हैं कि सब तो खुद ही को वोट करने वाले हैं। हाँ ऐसा तो होगा, पर कुछ लोग तो होंगे जो किसी और को वोट करेंगे, तो जिसे भी 2 या 3 वोट मिलेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, है ना टीचर? कुछ भी करो, जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी निनी
खत्म होने से पहले तुम्हारा रैप मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। जब वोटिंग खत्म होती है, इजुको को 3 वोट मिले थे और मोमो को 2 और बाकुगो फिर से डेकू से हार गया था। यार मैंने ही तो वोट का आइडिया दिया था, मैं ही हार गया। शिट। वहीं डेकू और मोमो दोनों जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। आगे हम सभी को कैफेटेरिया में देखते हैं जहां डेकू परेशान दिख रहा था, पर ईडा कहता है कि वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बातों बातों में ही उन्हें पता चलता है कि ईडा की पूरी फैमिली हीरोज की है, यानी वो खानदानी अमीर है। तभी वहाँ अलर्ट बेल बज जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर जाने के लिए वहाँ धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तभी ईडा बाहर देखता है कि ये बेल उन प्रेस वालों की वजह से बजी थी। वो बाकी सभी को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर ध्यान देता ही नहीं। तभी वो चाकू को देखता है जो कि भीड़ में दबी जा रही थी। तभी वो किसी तरह खिसकता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके हाथ को छुए। जैसे ही वो चाकू उसके हाथ को छूती है, ईडा हवा में उड़ने लगता है और अपने इंजन का यूज करके सीधा एग्जिट पर पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो बैलून प्रेस वालों की वजह से बजी थी। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और वहाँ पर पुलिस आने की वजह से मीडिया वाले भी वहाँ से जाने लगते हैं। आगे क्लासरूम में इजुको सभी से कहता है कि लीडर बनने के लिए ईडा सबसे बेहतर चॉइस है। ये बात सुनकर सभी लोग अग्री करते हैं, जिसके बाद ईडा क्लास रैप बन जाता है। आगे कुछ टीचर्स बाहर देखते हैं कि उनके हाई सिक्योरिटी गेट्स को किसी ने तोड़ दिया है और ये कोई रिपोर्टर तो कर नहीं सकता, यानी ये काम किसी विलन का है। दूसरी तरफ हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कि एक विलन से लड़ रहे थे, जिसका कलर और शेप बहुत ही गलत है भाई, पर क्योंकि उसने हॉस्टेजेस को पकड़ा हुआ था वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है जो अपने एक ही चमाटे से उस विलन को हरा देता है और उन बच्चों को भी बचा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से कहीं जाने लगता है। जब से मैंने इजुको को अपनी पावर्स दी हैं, मेरी ताकत कम होती जा रही है और उस विलन से लड़ने के बाद से मैं अपने फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं कर पाता। आगे वो सोच रहा था कि डेकू ने बाकुगो को बता दिया है कि उसको पावर किसी और से मिली है। इजुको कहता है कि उसने ये अपनी मॉम को भी नहीं बताया है, पर पता नहीं क्यों उसे लगा कि बाकुगो को इसे जानना चाहिए, पर क्योंकि बाकुगो ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था, ऑल माइट इस बार उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर इस बात का विलन्स को पता लग गया तो वो हर कीमत पर इजुको की पावर्स को छीनने की कोशिश करेंगे। आगे आइजावा सभी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आज 3 टीचर्स की निगरानी में एक स्पेशल टास्क होने वाला है। ये एक रेस्क्यू मिशन होगा जो कि कैंपस पे नहीं बल्कि वहाँ से किसी दूर जगह पर होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाते हैं, पर क्योंकि इजुको की ड्रेस तबाह हो रखी थी तो कंपनी अभी उस पर काम कर रही है। इसके बाद वो सभी बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बस में बैठी सू उससे कहती है कि उसका क्वर्क बिल्कुल ऑल माइट जैसा है। ये सुन के इजुको पैनिक करने लगता है। तभी किरिशिमा कहता है कि जब ऑल माइट अपनी पावर्स का यूज करता है तब उसे चोट नहीं लगती, और वो अपने क्वर्क के बारे में बताता है कि वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। और इजुको कहता है कि उसका क्वर्क तो काफी कमाल का है। किरिशिमा कहता है कि यहाँ पर सबसे कमाल के क्वर्क बाकुगो और शोटो के हैं। बाकुगो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता पॉपुलर होने वाला है, जिस पे बाकी स्टूडेंट्स भी एग्री करते हैं। वहीं बाकुगो ये सब सुनकर उन दोनों पर ही भड़कने लगता है। कुछ देर बाद ही वो अपनी ट्रेनिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने तीसरे इंस्ट्रक्टर स्पेस हीरो 13 से मिलते हैं, जो कि उन्हें सारी जगह का टूर देती है। वो बताती है कि इस जगह में अलग अलग एनवायरनमेंट को डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट सीख सके कि इन सिचुएशंस में खुद को हैंडल कैसे करना है। इस पूरी जगह को उसने ही डिजाइन किया है और इसका नाम USG है, अनफोर्सीन सिमुलेशन जॉइंट। तभी वहाँ पर आइजावा आ जाता है और ऑल माइट के बारे में पूछता है। स्पेस हीरो उसे बताती है कि उसने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था, इसलिए अभी वो आराम कर रहा है। आगे स्पेस हीरो उन्हें बताती है कि उसका क्वर्क ब्लैक होल है जिसे वो कहीं भी ओपन कर सकती है, पर इससे लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही उनके क्वर्क भी ऐसे हैं जिनसे सिविलियंस को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें अपनी पावर्स को संभल कर यूज करना चाहिए। और आज वो यही सीखने वाले हैं कि वो अपनी पावर्स से लोगों को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, तो वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से काफी सारे विलन्स बाहर आने लगते हैं, और इनमें से एक विलन शिगेराकी भी था। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये उनका टेस्ट है, पर आइजावा उन्हें बताता है कि ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि असली विलन्स हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 ही हीरोज दिख रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ ऑल माइट को भी होना चाहिए था। उनकी बातें सुनकर आइजावा समझ जाता है कि उस दरवाजे को इन्होंने ही तोड़ा था और वो यहाँ पर सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को मारने आए हैं। पर क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इन बच्चों को मारते जाएंगे जब तक ऑल माइट यहाँ नहीं आ जाता। वहीं उन विलन्स में से किसी एक के क्वर्क की वजह से अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर जो भी हो रहा है बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक आइसोलेटेड जगह को चुना। आइजावा 13 से कहता है कि वो सब स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से चली जाए, और वो अकेला ही सभी विलन से लड़ने चला जाता है। यहाँ कई विलन्स को आइजावा के बारे में नहीं पता था और उन्हें लगता है कि ये कोई गधा है जो अकेला ही उन सब से लड़ने आ रहा
है, पर आइजावा ने पहले ही उनके क्वर्क्स को इरेज कर दिया था और वो अपनी टेप्स का यूज करके उन सबको आपस में टकरा देता है। ये देखकर एक विलन उन सभी को उसकी पावर्स के बारे में बता देता है, लेकिन ये सुनने के बाद भी कई हट्टे कट्टे विलन्स उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन आइजावा उन्हें भी आसानी से पीट देता है। दूसरी तरफ जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जा रहे थे, उनके सामने वार्प गेट वाला विलन आ जाता है जिसका नाम कुरोगिरी है। आइजावा भी उनकी मदद करने नहीं आ सकता था क्योंकि वो खुद विलन से घिरा हुआ है। हम लीग ऑफ विलन्स हैं, हम यहाँ पर सिंबल ऑफ पीस को खत्म करने आए हैं। वो कहाँ है? स्पेस हीरो उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बाकुगो और किरोशिमा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ एक धमाका हो जाता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, पर जब सारा धुआं शांत होता है वो देखते हैं कि कुरोगिरी को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी कुरोगिरी उन सभी को अपनी पावर्स के अंदर खींच लेता है। कुछ स्टूडेंट्स उससे बच तो जाते हैं, पर अब वहाँ एक बड़ा सा पोर्टल जैसा बन चुका था जिसकी मदद से कुरोगिरी सभी स्टूडेंट्स को अलग कर रहा है। इजुकु किसी पानी वाली जगह में गिरता है जहाँ एक विलन उसके ऊपर हमला करने आता है, पर एन वक्त पर सू आकर उसे बचा लेती है और अपनी जीप में उसे लपेटकर पानी के ऊपर ले जाने लगती है। और हम देखते हैं कि जिस एरिया में वो सब आए थे वो है शिपरेक जोन। जिसके बाद वो मिनाटा को भी बचाती है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ था तो वो उसे उठाकर पटक देती है और खुद भी शिप पर आ जाती है। सू उसे बताती है कि वो सब कुछ कर सकती है जो कि एक फ्रॉग कर सकता है। तभी वहाँ पर कुछ और विलन्स आ जाते हैं जो कि उनके शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहीं उन्होंने ऑल माइट को मारने का तरीका तो नहीं ढूंढ लिया? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमें ऑल माइट को बचाने के लिए इन सब से लड़ना ही होगा। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स भी अलग अलग जोन में बच चुके हैं और वो भी चारों तरफ से विलन से घिरे हुए हैं, पर किसी तरह वो अभी उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। वहीं बाहर ऑल माइट ने इतना ज्यादा काम कर दिया था कि अब वो शायद सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ऑल माइट की फॉर्म में रह पाएगा, जिसकी वजह से वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो उसे एक आर्टिकल दिखाता हुआ कहता है कि उसने 1 घंटे में ही 3 इंसिडेंट्स को सॉल्व कर दिया। वो उसे सलाह देता है कि वो अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता, तो उसे इसे संभाल कर यूज करना चाहिए और अपने सक्सेसर को ट्रेन करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं ऑल माइट अब परेशान होने लगा था क्योंकि यूएसजी से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वहीं यूएसजी में कुरोगिरी पर कोई अटैक काम कर ही नहीं रहा था, तो स्पेस हीरो ईडा से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ जाकर स्कूल को सारी इन्फॉर्मेशन दे। तो ईडा वहाँ से जाने लगता है और जब कुरोगिरी उसे रोकने की कोशिश करता है, स्पेस हीरो अपनी पावर्स का यूज करके उसे वहीं पर रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ मिनाटाकी फटी पड़ी थी क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो इन सब का सामना कर पाएंगे। वहीं डेको नोटिस करता है कि उनके पास वही विलन्स हैं जिनका क्वर्क पानी से रिलेटेड है, यानी बाकी जगह पर भी उस एरिया के अकॉर्डिंग ही विलन्स होंगे, पर उन्होंने सू को भी यहीं पर भेज दिया है जिसको पानी में एडवांटेज होगा, यानी वो नहीं जानते कि उनके पास कौन कौन से क्वर्क हैं, इसलिए वो सारे विलन्स भी शिप पर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद डेको के पूछने पर वो दोनों एक एक करके बताने लगते हैं कि वो अपने क्वर्क से क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ सू के क्वर्क्स तो काफी सिंपल थे, लेकिन मिनेटो बताता है कि वो अपने क्वर्क से ऐसे स्टिकी बॉल निकाल सकता है और ये कितनी देर तक चिपकते हैं ये उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड होता है। वो बहुत सारे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है, लेकिन अगर उसने ज्यादा निकाल दिए तो उसके सर से खून भी आ सकता है। और एक और चीज, वो अपने बॉल्स पर खुद नहीं चिपकता। उसकी सारी डिटेल्स सुनकर वो दोनों बस चुपचाप उसे देखते रहते हैं। ये देख के उस बेचारे को लगता है कि वो डिसअपॉइंटेड है और वो रोने लगता है। वो दोनों उसे शांत करा ही रहे थे, तभी एक विलन उनकी बोट पर हमला करके उसे बीच में से तोड़ देता है। इसके बाद डेको अपनी 2 फिंगर्स का यूज करके पानी में हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक वर्लपूल बन जाता है जिसमें सारे विलन्स खींचे जा रहे थे। सू हवा में कूद जाती है और उसने मिनाटा और डेको को भी पकड़ लिया था। मिनाटा अपने सर से लगातार बॉल्स को फेंकता जाता है जो कि वर्लपूल में खींचे जा रहे विलन से चिपकता जाता है, और जब वो सब के सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं वो विलन्स आपस में ही चिपक जाते हैं और वो तीनों बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डेको सोचता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए क्योंकि आइजावा के सामने बहुत ज्यादा विलन्स हैं और वो अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते, इसलिए डेको कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वहाँ पर विलन्स की तादाद थोड़ी कम हो जाए। दूसरी तरफ शोटो इंस्टेंटली सारे विलन्स को जमा देता है। वहीं शोटो नोटिस करता है कि ये विलन्स उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, यानी ऑल माइट को मारने के लिए इनके पास जरूर कोई और प्लान है। अगर तुम ज्यादा देर तक ऐसे ही जमे रहे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, पर क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बताओ मुझे तुम ऑल माइट को कैसे मारने वाले हो। दूसरी तरफ हम डेंकी, मोमो और क्योका को देखते हैं जहाँ डेंकी उन्हें बताता है कि वो अपनी पावर्स का अगर यूज करेगा तो उन्हें भी झटका लग सकता है क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्योका उसे लात मारकर विलन्स की तरफ भेज देती है और वो उसे बिजली के झटके देने लगता है। तभी कुछ और विलन्स भी उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर मोमो और क्योका मिलकर उनके हमले को खत्म कर देते हैं और डेंकी उन्हें बिजली के झटके देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद क्योका अपनी ईयरफोन जैक पावर्स का यूज करके बहुत
ज्यादा ऊंची साउंड वेव्स को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से सारे विलन्स का सर फटने लगता है। दूसरी तरफ मोमो का क्वर्क क्रिएशन है। इसकी मदद से जिसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसे पता है वो उस चीज को क्रिएट कर सकती है। वो अपनी क्वर्क का यूज करके एक इंसुलेशन शीट बनाती है और डैंकी की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद डैंकी अपने अल्टीमेट मूव का यूज करके वहां पर मौजूद सभी विलन्स को बिजली के झटके देता है, जिससे उन सभी की हवा निकल जाती है। पर उस शीट को बनाने की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे, पर इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि वो अपने क्वर्क से और ज्यादा कपड़े बना सकती है। वहीं डैंकी जब भी अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए तारे जमीन पर वाला ईशान बन जाता है। दूसरी तरफ जब डेकू की टीम आइजावा के पास पहुंचती है, वो देखते हैं कि आइजावा अभी भी उनसे लड़ रहा है। तभी शिगाराकी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आइजावा अपनी कोहनी से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर चुका था। और जब एक पल के लिए वो अपनी आंखों को बंद करता है, तभी शिगाराकी का क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आइजावा का हाथ डिके होने लगता है। आइजावा शिगाराकी से दूर हो जाता है, लेकिन अब सारे विलन्स उसके ऊपर हमला करने लगे थे और उसका वो वाला हाथ काम नहीं कर रहा था। लेकिन इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी वो विलन से लड़ता रहता है। तभी शिगाराकी उसे बताता है कि वो उसका ओपोनेंट नहीं है। तभी आइजावा देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था, जो कि आइजावा के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ 13 कुरुगिरी को ब्लैक होल में खींच रहा था, लेकिन तभी वो इसके पीछे एक पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल 13 को ही अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से 13 को अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, नहीं तो वो अपने ही ब्लैक होल में मारा जाता। मौका देखकर ईडा फिर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और जब कुरुगिरी उसे रोकने आता है, शोजी आकर उसे पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, कुरुगिरी उसके पीछे आकर उसे अपने अंदर खींचने लगता है, पर वो चाकू उसे पकड़कर हवा में उछाल देती है। और जब वो फिर से ईडा की तरफ जाने की कोशिश करता है, हांटा अपनी टेप का यूज करके उसे वापस से अपनी तरफ खींच देता है और रिकीटो टेप को पकड़कर उसे घुमाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। इन सभी स्टूडेंट्स की मदद से ईडा वहां से बाहर जाने में कामयाब होता है। आइजावा की हालत देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे। इस क्रीचर को इसीलिए बनाया गया है ताकि ये सिंबल ऑफ पीस को मार सके। तभी कुरुगिरी उसे बताता है कि एक स्टूडेंट यहाँ से बचकर जा चुका है। शिगाराकी जानता है कि अगर और प्रो हीरोज यहाँ पर आ गए तो वो सब के सब पकड़े जाएंगे, तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले मैं उसे दर्द देना चाहता हूँ। तभी अचानक से वो सू को छूने जाता है, पर ऐन वक्त पर आइजावा अपनी पावर्स का यूज करके उसके क्वर्क को डीएक्टिवेट कर देता है। मौका देखकर डेकू एक स्ट्रॉन्ग पंच से शिगाराकी के ऊपर हमला करता है। वो पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर इस बार डेकू ने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया था, तो उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। पर वो विलन भी सही सलामत खड़ा था। ये देखकर इजुको समझ जाता है कि वो इसी का यूज करके ऑल माइट को मारना चाहते हैं। वो दोनों के दोनों मरने ही वाले थे। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट एक इंस्टेंट में ही अपने रास्ते के सभी विलन्स को हरा देता है, और इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, वो आइजावा के साथ साथ उन तीनों स्टूडेंट्स को भी बचा लेता है। इजुको ऑल माइट को बताता है कि उसके पंच से उस विलन को कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम आइजावा को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर शिगाराकी ने नोटिस कर लिया था कि ऑल माइट पहले से कमजोर है। वो तीनों आइजावा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ऑल माइट शिगाराकी पर हमला करने जाता है। पर वो मॉन्स्टर जिसे वो नोमू बुला रहे थे, वो बीच में आकर उसे बचा लेता है। और जब ऑल माइट उसे पंच करता है, उस हमले से भी उस नोमू का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद ऑल माइट लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का नोमू पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी शिगाराकी उसे बताता है कि नोमू के पास शॉक अब्जॉर्प्शन पावर है, तो उसके इतने कमजोर पंचेस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ऑल माइट उसके पीछे जाता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसकी फोर्स को देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि ऑल माइट जीत गया। लेकिन जब सारा धुआं हटता है, हम देखते हैं कि कुरुगिरी ने अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचा लिया था, और अब वो नोमू अपने हाथों से ऑल माइट की उसी जगह पर दबा रहा है जहां उसके जख्म था। शिगाराकी कहता है कि नोमू लगभग उसके जितना ही ताकतवर है, तो इस तरह के अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं करने वाले। ऑल माइट उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ को हटा ही नहीं पाता। जिसके बाद नोमू उसे पकड़कर कुरुगिरी के पोर्टल के अंदर ले जाने लगता है, ताकि वो उसे बंद करके ऑल माइट को बीच में से काट सके। लेकिन इजुको ये सब नहीं देख पाता, और वो आइजावा को उन दोनों पर छोड़कर ऑल माइट की मदद करने जाने लगता है। लेकिन ऐन वक्त पर कुरुगिरी उसके सामने आ जाता है। वो उसके अंदर जाने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर बाकुगो आ जाता है, जो अपने एक्सप्लोजन्स की मदद से कुरुगिरी को वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद वहाँ बाकी के स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं। शोटो अपनी पावर्स का यूज करके नोमू को जमाने लगता है, और किरिशिमा शिगाराकी के ऊपर हमला करता है। और अब बाकुगो ने कुरुगिरी को नीचे दबा रखा था। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे शरीर के इतने चीथड़े उड़ाऊंगा कि
यहाँ की सफाई में हफ्ते लग जाएंगे। अरे भाई तू विलन है या हीरो, कैसी बातें कर रहा है। तभी शिगाराकी के कहने पर नोमू अपनी पूरी बॉडी को एक पोर्टल से बाहर निकालता है, पर इसकी वजह से उसका एक हाथ और पैर टूट जाता है जिसे शोटो ने जमाया था। लेकिन उसकी रिजनरेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी सारी बॉडी पार्ट्स फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उसे देखकर ऑल माइट समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर को डिजाइन ही उसे मारने के लिए किया गया है, जिसके अंदर कई सारे क्वार्क्स को डाला गया है। नोमू कुरुगिरी को बचाने के लिए बाकुगो के ऊपर हमला कर देता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाकुगो उसके हमले से बच चुका था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आ गया। तभी वो देखते हैं कि उसे ऑल माइट ने बचाया था। सब स्टूडेंट्स ऑल माइट की मदद करना चाहते थे, पर ऑल माइट कहता है कि वो पीछे रहें और देखें कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। अगर हमने आपकी मदद ना की होती तो आप मर चुके होते और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर अब मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद ऑल माइट अपनी पूरी पावर का यूज करके उस नोमू से लड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते ही जा रहे थे। उनके पंचेस की वजह से जो शॉक वेव्स बन रही थी, उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स और विलन्स पीछे जाने लगते हैं। वो शॉक वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कुरुगिरी भी उनके पास नहीं जा पाता। उन्हें लड़ते हुए देखकर इज़ुको नोटिस करता है कि घायल होने के बावजूद भी ऑल माइट के सारे पंचेस उसके 100% से कहीं ज्यादा थे। और जब ऑल माइट अपनी लिमिट को तोड़ता हुआ उसे पंच करता है, वो नोमू बिल्डिंग की छत को तोड़ता हुआ वहां से उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो नोमू आसमान में जाकर टीम रॉकेट की तरह टिमटिमाता तारा बन जाता है। वहीं वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस पूरे एरिया में भूकंप सा आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और जो स्टूडेंट्स उसके पास थे वो रियलाइज करते हैं कि ऑल माइट नंबर 1 हीरो क्यों है। वहीं ऑल माइट कहता है कि अपने प्राइम में वो उस नोमू को सिर्फ 5 पंचेस में हरा देता, पर आज उसे 300 भी ज्यादा पंचेस मारने पड़े। वो ज्यादा देर तक अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाता, तो वो जल्दी से बाकी के विलन्स को भी खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ उस विलन ने डेंकी को पकड़ लिया था। इज़ुको देखता है कि ऑल माइट वापस से अपने असली फॉर्म में आ रहा है और ऑल माइट भी जानता है कि अगर वो उसके ऊपर हमला करने आए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस चीज को वो विलन्स भी सेंस कर लेते हैं और ऑल माइट के ऊपर हमला करने जाते हैं। तभी विलन्स भी उठ खड़े होते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शिगाराकी ऑल माइट के ऊपर हमला करने जाता है, डेकू अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है, पर कुरुगिरी की पोर्टल की वजह से शिगाराकी उसे छूने वाला था। लेकिन तभी अचानक से एक गोली उसके हाथ में लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे प्रो हीरोज आ चुके हैं। वो हीरो अपनी गोलियों से डेंकी को भी बचा लेता है, जिसके बाद सारे प्रो हीरोज उन विलन्स को ठिकाने लगाने लगते हैं। और जब वो शिगाराकी को शूट करने जाता है, कुरुगिरी उसे बचा लेता है। 13 उसे फिर से खींचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुरुगिरी अपनी पावर्स का यूज करके शिगाराकी के साथ वहां से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहां मौजूद सारे विलन्स अब हार चुके हैं। वहीं इज़ुको दुखी था क्योंकि वो ऑल माइट की मदद नहीं कर पाया, पर ऑल माइट कहता है कि उसने आज उसे 2 बार बचाया है। तभी उसकी तरफ किरीशिमा आने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वो फिर ऑल माइट को अपनी असली फॉर्म में देख लेगा। लेकिन तभी एक टीचर अपनी पावर्स का यूज करके वहां मिट्टी से दीवार खड़ी कर देता है और किरीशिमा से कहता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स की मदद करे। दूसरी तरफ शिगाराकी और कुरुगिरी अपने बेस में वापस आ जाते हैं, जहां वो अपने बॉस से कहता है कि उनका प्लान फेल हो गया। वो उससे नोमू के बारे में पूछते हैं। कुरुगिरी उन्हें बताता है कि ऑल माइट ने उसे उड़ाकर कहीं दूर फेंक दिया, जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद शिगाराकी एक लड़के के बारे में बात करने लगता है जिसने ऑल माइट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेटर देखता है कि लगभग सारे स्टूडेंट सही सलामत हैं, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर जिसकी टांगे टूट रखी हैं। तभी टोरू ओजीरो से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अकेला ही अब तक उन विलन से लड़ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अकेला ही अकेला हूँ। मैं तो बस मार मार के भागता रहा, इसलिए सर्वाइव कर पाया। वैसे तुम कहाँ थी? मैं लैंडस्लाइड जोन में थी। तुम यकीन नहीं करोगे कि शोटो कितना ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो पता भी नहीं था ये वहाँ है। मैं गलती से जमा चुका होता उसे। आगे वो उन्हें बताता है कि आइजावा के दोनों हाथ टूट चुके हैं और चेहरे पर भी काफी चोटें आई हैं, पर वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और साथ ही ऑल माइट और 13 भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि पुलिस ने नोमो को पकड़ लिया था, जो कि अभी भी बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव ऑल माइट और इज़ुकी के पास जाता है, जिन्हें वो बताता है कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ठीक हैं। चलो भाई, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस पार्ट के ऊपर जैसा रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा।